चलिए यारो शुरू करते हैं एक तूफान सा चैप्टर. कंपैरेटिवली अ वेरी इजी चैप्टर. आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट वुड बी रियली ट्रबल्ड विद दिस चैप्टर. दिस चैप्टर डज नॉट ट्रबल स्टूडेंट्स जनरली. लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें परेशान कर देती है जिंदगी में. जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ. फास्ट 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 फास्ट. जल्दी में आओ. चलो चलिए. Yes, people. So we're here for a revision, for a nice, super nice revision of buyback, SEBI buyback of securities regulation 2018. मैंने आपको बता दिया है कि आपको सारे रेगुलेशन की ईयर अनिवार्य रूप से याद रहने चाहिए. वैसे ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, बट टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू रिमेंबर इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर. इस बायबैक के चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे वाई बायबैक. आखिर बायबैक क्यों करती है कंपनीज को, क्या मस्ती है बायबैक करने की. फिर आता है प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट क्या कहता है बायबैक का, हमने जो पढ़ा था 10-25% की लिमिट, कि आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से बुरा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह. फिर डिटेल प्रोसीजर ऑफ बायबैक. इस चैप्टर का जो कोर पार्ट है दैट इज कि बायबैक जब आप करते हैं थ्रू टेंडर ऑफर, तब आपका क्या प्रोसीजर रहता है. बायबैक जब आप करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तब आपका क्या प्रोसीजर रहता है. एंड बायबैक जब आप करते हैं थ्रू बुक बिल्डिंग, तब आपका प्रोसीजर रहता है. बायबैक जब आप ऑर्डर लॉट का करते हैं तो उसमें तो क्या है, सेम लाइक टेंडर ऑफर, तो उसका प्रोसीजर अलग से पढ़ना नहीं है. फिर अदर्स के अंदर छोटे मोटे टॉपिक पढ़ते हैं. सोर्सेस ऑफ बायबैक, क्या फ्री रिजर्व, फ्रेश इशू, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां से कर सकते हैं. प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, कि बायबैक कुछ केसेस में प्रोहिबिटेड है, सब्सिडरी वगैरह, इन्वेस्टमेंट कंपनी. फिर हम पढ़ते हैं एस्क्रो अकाउंट, कि एस्क्रो अकाउंट में आप पैसे जमा करा सकते हैं, सिक्योरिटीज जमा करा सकते हैं, बैंक गारंटी जमा करा सकते हैं. फिर हम पढ़ते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी और ऑब्लिगेशन ऑफ मर्सी. आप सबके फेवरेट टॉपिक ऑब्लिगेशन के नाम पे यहां पर हम लोग पढ़ते हैं और ये चैप्टर यहां पर अंत हो जाता है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विथ वाई बायबैक. इजी लग रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ बोलो यस. वाई बायबैक. तो वाई बायबैक के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं. क्यों करना चाहती है कंपनी बायबैक? टू इंप्रूव इट्स ईपीएस. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि कंपनी को लगता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दो तो ईपीएस ज्यादा दिखेगा. टू इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इनहैंस द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू. रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ाना है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़ाना है, शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ानी है फॉर अ लॉन्गर टर्म. To provide an additional exit route to shareholder when the shares are undervalued and thinly traded. Shares undervalued है, साथ में thinly traded है. thinly traded का मतलब है कि ट्रेडिंग ही नहीं होती शेयर्स में और मार्केट वैल्यू काफी कम है उसकी एक्चुअल वैल्यू से. तो शेयर्स आर अंडरवैल्यूड और साथ में वो thinly traded है. इन सर्कमस्टेंसेस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए बायबैक दे दिया जाता है. फिर आता है हमारा टू इनहैंस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी. हमें चाहिए कि पूरे के पूरे कंपनी के अंदर कंट्रोल सिर्फ हमारा हो, कंसोलिडेट हो जाए स्टेक, तो हम बायबैक कर सकते हैं. टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर. मैंने माइंडट्री का एग्जांपल दिया था कि हमें लगता है कि अगर ये पब्लिक शेयर होल्डर के पास बहुत सारे शेयर्स रखे तो कोई भी व्यक्ति आके इनके शेयर्स खरीद लेगा. नहीं, इनके शेयर्स ही कम कर देने हैं हमको. टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर. उसके अंदर लास्ट के 2 पॉइंट हवा में आते हैं. टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर. बहुत पैसा है साहब, देना चाहते हैं वापस. टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर. और लास्ट टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. इसको किस तरह से दिमाग में याद रखेंगे? 2 हैं सबसे कॉमनली इन 2 रीजन से बायबैक होता है. फिर ये एक है सुपर रेयर, बट इससे भी आज तक एक बायबैक मैंने देखा है इस कारण से भी. तो सुपर रेयर होता है बट ये बायबैक भी होता है. और उसके बाद में रेयर है कि ये 2 केसेस में भी रेयरली होते हैं बट होते हैं. माइंडट्री का एग्जांपल आता है. और 2 पॉइंट है जो थियोरेटिकल है. सबसे कॉमनली बायबैक क्यों होता है? 2 रीजन से. पहला पॉइंट क्या हो गया? टू इंप्रूव ईपीएस, टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एंड टू इंक्रीज लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू. सबसे कॉमन इस कारण से. उसके बाद हम कहते हैं रेयर होता है बट होता है टू इंक्रीज योर कंसोलिडेशन, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर. और सुपर रेयर होता है जब कंपनी को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होती है व्हेन द शेयर्स आर अंडरवैल्यूड एंड थिनली ट्रेडेड. और लास्ट में आता है कि 2 थियोरेटिकल पॉइंट है. व्हेन यू वांट टू रिटर्न द एक्सेसिव मनी टू द शेयर होल्डर एंड टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. तो दिमाग में याद रखो. किस तरह से याद रख सकते हो? बहुत इजी पॉइंट है पर याद रखना जरूरी है. तो सबसे पहले 2 पॉइंट हो गए जो कॉमन है. कॉमन, हाँ, ये ईपीएस बढ़ाने के लिए, रिटर्न वगैरह के प्रपोर्शन रेशियो बढ़ाने के लिए, ठीक है. रेयर होता है बट होता है अनवेलकम टेक ओवर वाला पॉइंट हो गया, स्टेक कंसोलिडेट करने वाला पॉइंट हो गया. रेयरेस्ट होता है कि हम हमारे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं शेयर होल्डर को, मतलब शेयर्स आर अंडरवैल्यूड एंड थिनली ट्रेडेड. और 2 थियोरेटिकल पॉइंट हैं टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर एंड टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. दिस इज द टॉपिक ऑफ वाई बायबैक. वाई बायबैक के बाद में आता है कि क्या कंपनीज या क्या कहता है बायबैक के बारे में. कंपनीज एक्ट सबसे पहले बोलता है कि जाके एओए का आशीर्वाद लेकर आ जाओ. एओए शुड ऑथराइज. एओए में क्लॉज होना चाहिए. एओए शुड ऑथराइज. देन यू हैव टू टेक अप्रूवल बाय वे ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन. अगर आप 10% तक बायबैक करना चाहते हैं ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स तो बोर्ड रेजोल्यूशन. अगर आप 25% तक बायबैक करना चाहते हैं ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स देन शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन. 25% ज्यादा नहीं कर सकते. ये हो गया. थर्ड पॉइंट, आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है, द रेशियो ऑफ एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट, जो डेट इक्विटी रेशियो है, इट शुड नॉट बी मोर देन 2:1. मतलब योर डेट शुड नॉट बी मोर देन
ट्वाइस ऑफ योर इक्विटी आफ्टर द बायबैक, इसका हमें ध्यान रखना है। तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हुआ तो चलेगा। एंड सिक्योरिटी शुड बी फुली पेड अप, और एक बार बायबैक करने के बाद अगले 1 साल तक आप वापस बायबैक नहीं कर सकते। तो कंपनीज एक्ट के बेसिक पॉइंट है, आप सबको ऑलरेडी बताया, 5 पॉइंट 1 2 3 4 5। तो 2 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन वाला पॉइंट, और साथ में डेट इक्विटी रेशियो है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। उसके अलावा एओआई शुड ऑथराइज, सिक्योरिटी शुड बी फुली पेड अप, और 1 साल तक बायबैक नहीं कर सकते। थोड़े से कैजुअल पॉइंट्स आ जाते हैं। और इसके बाद में हमारा चैप्टर एक्चुअली शुरू होता है, इसमें आते डिटेल प्रोसीजर ऑफ बायबैक। दैट इज द एक्चुअल चैप्टर के 3 टाइप के बायबैक होते हैं। पहला बायबैक होता है जिसके अंदर आप प्रोपोर्शनेटली बायबैक करना चाहते हैं। दूसरा बायबैक होता है जिसके अंदर आप ओपन ऑफर से कर रहे हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और तीसरा बायबैक हम पढ़ते हैं ओपन ऑफर से कर रहे हैं थ्रू बुक बिल्डिंग। सबके दिमाग में तीनों टाइप के बायबैक पहले समझ में आ जाना चाहिए, समझना अच्छे से, आराम से। सबसे पहला बायबैक, रुक जाओ एक काम करते हैं, ये सबसे एंड में पढ़ाता हूं क्योंकि ये सबसे कोर है इस चैप्टर का। उसके पहले ये पिद्दू पिद्दू टॉपिक्स कंप्लीट करके आ जाते हैं। आ जाओ यहां पे। कहां से करोगे बायबैक? सोर्स ऑफ बायबैक, सर हम बायबैक कर सकते हैं हमारे फ्री रिजर्व से, हम बायबैक कर सकते हैं हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, या फिर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से भी। हाँ, अरे ऑफ कोर्स कर सकते हो, बड़ी बात है ही नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 पॉइंट में बायबैक आता है। फ्री रिजर्व्स का नाम ही क्या है? फ्री। वो कहीं भी जा सकता है, तो बायबैक के लिए भी यूज हो सकता है। और आप फ्रेश शेयर्स को इशू करके भी जो पैसा आ रहा है उससे बायबैक कर सकते हो, इजी। प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, कभी भी आप बायबैक नहीं कर सकते हो थ्रू एनी सब्सिडरी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी। आप इन्वेस्टमेंट कंपनी सब्सिडरी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट ऑफ कोर्स, अगर आपने डिफॉल्ट किया है, आपका डिपॉजिट में, प्रेफरेंस शेयर में, डिबेंचर्स में, बैंक लोन में आपने टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया, रिडम्पशन नहीं किया, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते। 3 केस में बायबैक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कभी ये जो गलतियां की थी, रीपेमेंट नहीं किया था, इसको आप रीपे कर देते हो, आप रीपे कर देते हो, और उससे 3 साल होने के बाद आप बायबैक कर सकते हो। तो 3 years have elapsed after making correct your default, तो उसके बाद आप बायबैक कर सकते हो। 3 केस में बायबैक नहीं कर सकते। फिर एक दूसरा टॉपिक आता है एस्क्रो। सर आप आगे बोलोगे एस्क्रो में 25% पैसा जमा कराओ अप टू 100 करोड़, बैलेंस का 10%, या फिर एक केस में बोल दूंगा कि फ्लैट 25% पैसा जमा कराओ। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? 2 केसेस में ऐसा पढ़ाऊंगा कि अप टू 100 करोड़ 25%, बैलेंस पे 10%, और एक केस में ऐसा पढ़ाऊंगा फ्लैट 25% हैज टू बी डिपॉजिटेड इन एस्क्रो। तो इन केसेस के अंदर सर एस्क्रो में क्या पैसा ही कंपलसरी है क्या? नहीं, एस्क्रो में यू कैन डिपॉजिट कैश डिपॉजिट शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, इवन डिपॉजिट ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी विद अप्रोप्रिएट मार्जिन, दिस इज ऑल्सो अलाउड। 3 चीजें अलाउड है क्या? कैश, बैंक गारंटी एंड एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी विद अप्रोप्रिएट मार्जिन, एंड इवन द कॉम्बिनेशन। वापस रिपीट कर रहा हूं, कैश विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, एंड एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज विद अप्रोप्रिएट मार्जिन्स। ये तीनों चीजें अलाउड है, इनका कॉम्बिनेशन भी अलाउड है। फिर आ जाते हैं आपके फेवरेट टॉपिक, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। कि जब भी बायबैक होगा तब कंपनी की क्या क्या ऑब्लिगेशंस रहती है। तो कंपनी की ऑब्लिगेशंस रहती है, द कंपनीज ऑब्लिगेशन इज फर्स्ट, लेटर ऑफ ऑफर, ये सब जो भी हम प्रिंट करके दे रहे हैं कैसा होना चाहिए? ट्रू, फेयर, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। आप समझ में आ रहे हैं व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू? ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो हर जगह पे आते हैं। तो ऑब्लिगेशन देखा, इन्होंने कुछ इशू किया था कि हाँ किया था, ट्रू फेयर होना चाहिए, मटेरियली मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी शेल नॉट इशू एनी शेयर्स ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ बोनस इशू टिल द एक्सपायरी ऑफ बायबैक। जब तक बायबैक चल रहा है तब तक आप कोई भी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ओके, देयरआफ्टर कंपनी शेल पे कंसिडरेशन ओनली बाय वे ऑफ कैश। आप एस्क्रो में ये सब जमा कराओ, लेकिन जिनके शेयर्स को आप बायबैक कर रहे हो उनको आप पैसे सिर्फ दोगे कैश के फॉर्म में। बायबैक जब आप करते हो तब उन लोगों को आप ये नहीं बोल सकते चलो सिक्योरिटी ले जाओ, नहीं, आपको कंपल्सरी पेमेंट करना होगा कैश फॉर्म में। कंपनी शेल नॉट विथड्रॉ द ऑफर ऑफ बायबैक आफ्टर द लेटर ऑफ ऑफर इज फाइल्ड विद सेबी। आपने सेबी का फाइल कर दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया, उसके बाद बायबैक को आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। आप अगर कुछ रेगुलेशंस को कंपेयर करके पढ़ोगे तो बड़ा मजा आता है। समझना, टेक ओवर कोड में हम कंसिडरेशन कैसे पे कर सकते हैं? कैश में भी पे कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में भी कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं, कन्वर्टेबल में भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। हाँ, व्हेन इट कम्स टू बायबैक यू कैन पे ओनली इन कैश। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में वाला पॉइंट, क्या आप टेक ओवर कोड के ऑफर को विड्रॉ कर सकते हैं? जनरली तो नहीं, लेकिन ये कुछ केसेस में विड्रॉ कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिले, कोई कंडीशन थी हम कंप्लाई नहीं कर पाए, सेबी ने बोल दिया कि आप विड्रॉ कर लो, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसे कुछ नहीं। हाँ, नेचुरल पर्सन हैज टू बुक, तो इन सब सर्कमस्टेंसेस में विड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू बायबैक इट शैल नॉट विड्रॉ। तो जब आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, आपको अभी स्ट्रगल होता है पढ़ने में, बट जितना आप ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना फिर आपको थोड़ा सा ईज होता है कंपैरेटिव स्टडी के अंदर। तो यहाँ पर आ गया कि इसको आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, पेमेंट हैज टू बी बाय वे ऑफ कैश। वंडरफुल। उसके बाद में जो भी प्रमोटर या फिर उनके एसोसिएट्स हैं, दे शैल नॉट डील इन शेयर।
वो बायबैक के टाइम पे शेयर्स के अंदर डील नहीं कर सकते. द कंपनी शेल नॉट रेज फर्दर कैपिटल फॉर पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ बायबैक. जब आप बायबैक कर रहे हैं, एक बायबैक के बाद 1 साल तक दूसरा बायबैक नहीं कर सकते, ये तो मैंने पढ़ाया. अब ये कर रहे हैं कि एक बायबैक के बाद 1 साल तक आप सिक्योरिटीज इशू भी नहीं. आप क्या खेल खेल रहे हो क्या कि बायबैक करोगे वापस सिक्योरिटी इशू, वापस बायबैक करोगे? नहीं. तो एक बार बायबैक हुआ, उसके बाद 1 साल तक आप सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते हैं. ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है. फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर. बहुत ईजी. मर्चेंट बैंकर क्या करेगा? दे विल इंश्योर दैट द कंपनी इज एबल टू इंप्लीमेंट द ऑफर. आप याद करो, वहां पे जब मैनेजर के आपने ऑब्लिगेशन पढ़ा होगा टेक ओवर कोड में, तो वहां पे भी लिखा था मैनेजर विल इंश्योर कि ये अक्वायरर एक्चुअली ओपन ऑफर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, फाइनेंशियली फीजिबल है कि नहीं है. देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर, द कंपनी इज एबल टू इंप्लीमेंट द ऑफर, द प्रोविजन रिलेटेड टू एस्क्रो हैज बीन कंप्लाइड विद, अरेंजमेंट फॉर मनी हैज हैपेंड और नॉट. पॉइंट्स तो वही है ना यारों. आपको ये समझना होगा कि प्रैक्टिकली यही लोग हैं मैनेजर वगैरह. हर एक रेगुलेशन में उनके ऑब्लिगेशन बस इतना सा आएगा कि व्हेन इट कम्स टू ऑब्लिगेशन और टेक ओवर कोड, तो दी मैनेजर विल इंश्योर, मर्चेंट बैंकर विल इंश्योर कि अक्वायरर के पास पैसा है. यहां पे मर्चेंट बैंकर विल इंश्योर कि ओपन ऑफर बायबैक दे रही है तो कंपनी के पास में पैसा है. बस एस्क्रो में पैसा जमा हो गया, इनफ मनी है, पब्लिक अनाउंसमेंट टाइम पे हो गया, लेटर ऑफ ऑफर सही तरीके से गया, और जो कंटेंट्स थे ना वो सारे ट्रू फेयर थे और कुछ मिसलीडिंग नहीं था. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ? You as a student will never like the obligations, but then जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, जितनी ज्यादा obligations होती रहेगी, you will understand, okay, ये 4-5 चैप्टर्स होते हैं, इसमें ऑब्लिगेशन होती है. अब उन सबकी ऑब्लिगेशन आप देखते हैं, ओके, मोरलेस इस तरीके से ऑब्लिगेशन बनती है, तो यू गेट अ डायरेक्शन, यू आर एबल टू राइट इट अप. आर यू अंडरस्टैंडिंग? The efforts which you have to take is to understand the regulation. ये एफर्ट नहीं लेना है, ये तो अपने आप एज ए स्टूडेंट एडजस्ट कर लोगे आप. ज्यादा एफर्ट लेना होगा. नाउ वेल कम टू द मेन टॉपिक. इन चीजों को समझने में, दैट इज वेयर यू हैव टू टेक द एफर्ट. वहां पे इज्जत होगी आपकी. आते हैं मेन को टॉपिक. सब कुछ पढ़ लिया बायबैक के अंदर, छोटे छोटे पिद्दू टॉपिक है, क्या रिवीजन में क्या किया, इतने से रिवीजन में पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है. अब आते हैं हम इस चैप्टर के कोर एस्पेक्ट पे. समझना अच्छे से. हम क्या गधे होते हैं कभी कभी, ये जो एंसिलरी चीजें, इनके चक्कर में हमारा फोकस इससे भटक जाता है, इस चीज से. तो हमें समझ में आना चाहिए कि मेन पार्ट चैप्टर का ये है, बाकी सब एंसिलरी है. अब मेन पार्ट के ऊपर आते हैं बायबैक के अंदर. तो बायबैक हो सकता है थ्रू टेंडर ऑफर. पहले समझते हैं क्या होता है टेंडर ऑफर के अंदर. टेंडर ऑफर के अंदर कंपनी प्रपोर्शनेटली बायबैक करती है. कंपनी एक रेशियो बना लेती है, हर व्यक्ति जिसके पास 4 शेयर है उसमें से 1 शेयर का बायबैक करेंगे, हर व्यक्ति जिसके पास 10 शेयर है उनमें से 1 शेयर का बायबैक करेंगे. कंपनी को जितने शेयर्स बायबैक करने हैं उसके हिसाब से एक प्रपोर्शन रेशियो बना के दे देती है. दैट इज बाइंग बैक थ्रू टेंडर ऑफर प्रपोर्शनेटली. ये हो गया पहला केस, पढ़ेंगे अच्छे से. दूसरा केस बायबैक फॉर ओपन मार्केट. ओपन मार्केट में सबको प्रपोर्शनेट राइट नहीं मिल रहा है, कंपनी के पास जो आएगा कंपनी उससे ले लेगी. यहां पे 2 केस आते हैं. बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट में कंपनी कर सकती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. सबसे आसान, जेब में पैसे भर के गए स्टॉक एक्सचेंज पे, जहां शेयर मिले वहां से खरीद के ले आए. बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज इज द इजीएस्ट वे ऑफ बायबैक फ्रॉम द लुकआउट ऑफ द कंपनी. कंपनी के लिए क्या, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा है, स्टॉक एक्सचेंज पे जहां से शेयर्स मिलते हैं कंपनी वहां से खरीद लेती है. द नेक्स्ट वन इज बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन कंपनी के लिए फिर भी अच्छा है, क्योंकि कंपनी सबसे बिड्स मंगवाती है और एक अच्छे प्राइस में कंपनी बायबैक कर पाती है. तो ये होगा 3 बायबैक. अच्छे समझेंगे. पहले आते हैं बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायबैक अगर आप कर रहे हैं अप टू 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स, तो ये आप कर सकते हैं बाय बोर्ड रेजोल्यूशन. एंड अप टू 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स तो कर सकते हैं बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. जब भी आप बोर्ड रेजोल्यूशन से करेंगे, यू हैव टू फाइल इट विद फाइल द रेजोल्यूशन टू सेबी स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 days. एंड अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन से कर रहे हैं फिर भी यू टू फाइल द रेजोल्यूशन टू सेबी स्टॉक एक्सचेंज विद इन 7 days. तो यहां पे 2 दिन में डिपॉजिट करना होता है बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर, और यहां पे फाइल करना होता है विद इन 7 days. हमारा मेन टॉपिक यहां पे आ जाता है 100% फोकस स्क्रीन पे. बस खत्म हो गया अगर इतना आपको आता है तो. व्हाट इज दिस? दे आर टॉकिंग अबाउट बायबैक फ्रॉम बायबैक थ्रू अ टेंडर ऑफर प्रपोर्शनेटली. अब इसके अंदर क्या होगा? स्टेप 1, द कंपनी हैज टू पास अ रेजोल्यूशन. तीनों केसेस में स्टेप 1 इज गोइंग टू बी द सेम. द कंपनी हैज टू पास अ रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन बोर्ड होगा या स्पेशल होगा, डिपेंड करता है आप कितना बायबैक कर रहे हो. स्टेप 1, द कंपनी पासेस अ रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन कुड बी बोर्ड रेजोल्यूशन और अ स्पेशल रेजोल्यूशन. डन. उसके बाद में विद इन 2 days द कंपनी हैज टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट. रेजोल्यूशन पास किया, उसके 2 दिन के अंदर द कंपनी हैज टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट देना है इंग्लिश, हिंदी, रीजनल न्यूज़पेपर, एंड द पब्लिक अनाउंसमेंट आल्सो हैज टू बी गिवन टू सेबी. पब्लिक अनाउंसमेंट की सॉफ्ट कॉपी सेबी को भी देनी है. ठीक है, ओके. रेजोल्यूशन पास किया, 2 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट. ओके. उसके बाद विद इन 5 days यू हैव टू गिव अ ड्राफ्ट लेटर ऑफ टू सेबी. अरे सर ये सब मोर और लेस सब रेगुलेशन में ऐसा ही कुछ होता है.
टेक ओवर कोड अभी हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा, टेक ओवर कोड के अंदर भी क्या था, हाँ ऐसा ही था कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर टू सेबी, यहां पे भी यहां पे रेजोल्यूशन पास करना है, बस रेजोल्यूशन, पब्लिक अनाउंसमेंट, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर टू सेबी। ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर के साथ में हम देते हैं क्या, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी एंड फीस टू सेबी। यहां पे सेबी हैज गॉट मियरली 7 days, टेक ओवर कोड में दे गेट 15 days, आईसीडीआर में दे गेट 30 days, तो बात अलग होती है, यहां पे दे मियरली गेट 7 days। तो सेबी के पास 7 दिन है कि वो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में कुछ भी चेंजेस सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। 7 दिन के अंदर जैसे उनके चेंजेस आए, उसके विद इन 5 days द लेटर ऑफ ऑफर शुड गो टू शेयर होल्डर्स। हमें शेयर होल्डर के पास लेटर ऑफ ऑफर पहुंच जाना चाहिए। अब जैसे लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर के पास पहुंच गया, उसके 5 दिन के अंदर दी ऑफर पीरियड शुड बिगिन, ऑफर पीरियड शुड बिगिन। ऑफर पीरियड कितने समय का रहेगा, 10 days का। सुनना, ऑफर पीरियड जब क्लोज होगा उसके 7 days के अंदर यू हैव टू डू द वेरिफिकेशन एंड पेमेंट, एंड उसके 15 days के अंदर यू हैव टू फिजिकली डिस्ट्रॉय एंड एक्सटिंग्विश। रुक जाना। अब इसके अलावा ये ऑफर पीरियड जब ओपन होता है, उसके ऑन और बिफोर द ऑफर पीरियड यू हैव टू डू व्हाट, एस्क्रो। एंड ऑफर पीरियड जब क्लोज होता है, उसके बाद में यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट द मनी। याद आ रहा है, डिपॉजिट मनी करना होता है हमको। 90% किसका लेते हैं, एस्क्रो का। बैलेंस मनी हाथ से मिलाते हैं और इससे हम टोटल कंसिडरेशन को कंप्लीट करते हैं। आराम से रुक जाओ, दिमाग में देखो याद आ रहा है। सबसे पहले रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन के बाद में 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, उसके बाद 7 days में सेबी विल रिस्पॉन्ड। सेबी का जैसे रिस्पॉन्ड आया, उसके 5 days के अंदर शेयर होल्डर टू ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर। उसके बाद में विद इन 5 days you will open the offer. Offer will run for 10 days. Offer close होने के within 7 days verification payment, उसके within 15 days you have to physically destroy and extinguish. वापस एक बार, resolution 2 दिन में public announcement, 5 दिन में draft letter of offer to SEBI. SEBI के पास 7 days, 7 days का SEBI का जैसी रिप्लाई आया, 5 दिन के अंदर letter of offer to shareholder, उसके 5 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा, उसके बाद 10 days तक चलेगा। 7 days के अंदर यू हैव टू मेक द पेमेंट, वेरिफिकेशन एंड पेमेंट, उसके 15 days के अंदर फिजिकली डिस्ट्रॉय एंड एक्सटिंग्विश। दिमाग में बैठ रहा है क्या। और ऑफर पीरियड के 1 दिन पहले ऑन और बिफोर द ऑफर पीरियड एस्क्रो में पैसा जमा हो जाना चाहिए, और ऑफर पीरियड एंड होने के बाद में यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट बैंक अकाउंट जहां पे आपको पैसा जमा कराना है। सब क्लियर है। अब एस्क्रो और सेपरेट बैंक अकाउंट पे बात करते हैं। एस्क्रो में कितना पैसा जमा कराना है आपको। अगर आपका एस्टिमेटेड कंसिडरेशन जो आ रहा है वो अप टू 100 crore आ रहा है तो 25%। अगर एस्टिमेटेड कंसिडरेशन 100 crore से ज्यादा आ रहा है तो अप टू 100 crore तो 25% और बैलेंस का 10%। आई रिपीट अगेन, अगर मान लो हमारा एग्जांपल के साथ हमारा एस्टिमेटेड कंसिडरेशन आ रहा है 150 crore, तो 100 crore का 25%, 50 crore का 10%, 25 + 5 हो जाएगा 30 crore के आसपास आ जाएगा। सही है। एंड में अब जैसे आपका ऑफर पीरियड क्लोज हो गया, नाउ यू टू क्रिएट अ स्पेशल बैंक अकाउंट एंड यहां पे यू टू डिपॉजिट मनी। कितना पैसा जमा कराना है, एस्क्रो में जितना जमा कर रखा है उसका 90% लिया, प्लस बैलेंस मनी विच शुड मेक टू द टोटल कंसिडरेशन। क्योंकि जब ऑफर पीरियड क्लोज हो चुका है तब तो आपको टोटल कंसिडरेशन पता चल चुका है ना। सो जो भी एस्क्रो में उसका 90% लेके प्लस टोटल सम जमा करा दो, दैट टोटल कंसिडरेशन यहां पर बन जाएगा। एंड ये हुआ और इसके बाद में स्टोरी क्लोज है, कंप्लीट। इसका 2-3 पॉइंट का ध्यान रखना है। कंपनी हैज टू डिक्लेयर अ रिकॉर्ड डेट, वो आप कभी भी कर सकते हो। एंड कंपनी हैज टू मेक 2 कैटेगरीज फॉर बायबैक, वन इज फॉर स्मॉल शेयर होल्डर, वन इज फॉर अदर शेयर होल्डर्स। नहीं, शांति से आंखें बंद कर लो, एक काम करो, मस्ती से, जो ऐसे ही पढ़ रहा है। आप देखो, आप समझ पा रहे हो नहीं। सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया, उसके कितने दिन में, विद इन 2 days यू हैव टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट सब न्यूज़पेपर में दे दिया तीनों में, और साथ में उसकी कॉपी सेबी को भी दे दी। उसके 5 दिन के अंदर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर टू सेबी। सेबी के 7 days के लिए हम रुकते हैं। जैसे ही सेबी से रिस्पॉन्स आया उसके 5 days के अंदर लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर। उसके 5 days के अंदर ऑफर पीरियड विल ओपन, ऑफर पीरियड विल रन फॉर 10 days। जैसे ही ऑफर पीरियड क्लोज होगा उसके विद इन 7 days यू हैव टू एक्सेप्ट वेरिफिकेशन एंड पेमेंट। उसके 15 days के अंदर फिजिकली डिस्ट्रॉय एंड एक्सटिंग्विश। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट समझ सकते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट कि रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करनी होती है आपको, और जो भी कैटेगरीज आप ले रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए, स्मॉल शेयर होल्डर के लिए सेपरेट कैटेगरी बनाओ और अदर्स के लिए सेपरेट, ताकि उनको रिजर्वेशन की फील आए बायबैक में भी। आई पे ऑल विथ मी, वेरी गुड। अब इसके बाद में आता है ओपन ऑफर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अभी जो स्टॉक एक्सचेंज वाला आता है ना, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्चुअली ईजी है,
लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम आती है, हम एक चीज को दिमाग में बैठा चुके हैं, अब हमारे दिमाग में कंपैरिजन होता है। तो कैसे रखना है, पिक्चर मेमोरी। हमने जो ऐसे वाला पढ़ा ना पूरा टाइमलाइन पे, ये था टेंडर ऑफर वाला ऐसा। अब हम तक पढ़ते हैं, ये है स्टॉक एक्सचेंज वाला। सबसे पहले रेजोल्यूशन पास कर देंगे, लेकिन एक डिफरेंस आएगा यहां पे, द रेजोल्यूशन शुड स्पेसिफाई द मैक्सिमम अमाउंट। रेजोल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम प्राइस आ जाना चाहिए जिस पे आप बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में विद इन 2 days यू हैव टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर्स में भी दे दोगे और सेबी को भी एक कॉपी दे दोगे, यहां तक सेम है। अब उसके 7 दिन के अंदर बायबैक स्टार्ट हो जाएगा। सर डायरेक्ट बायबैक स्टार्ट? अरे हाँ, क्योंकि यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर तो है ही नहीं ना, आप स्टॉक एक्सचेंज जाके खरीद रहे हो, डायरेक्ट बायबैक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके जस्ट पहले आपको क्या करना है, एस्क्रो। एस्क्रो में यहां पे कितना पैसा जमा कराना है, फ्लैट 25%। जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट है उसका फ्लैट 25% एस्क्रो में होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द बायबैक। और साथ में आपको थ्रू आउट द पीरियड यू टू मेंटेन 2.5% इन द एस्क्रो अकाउंट। ओके, बायबैक चलेगा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। इसके अंदर आपको बायबैक कर लेना है पूरा। अब इसके अंदर ये पॉइंट बहुत अच्छा है, फिजिकली एक्सटिंग्विश और डिस्ट्रॉय करना है कब, जब आपका बायबैक होता है इस मंथ में, जो भी बायबैक होता है इट हैज टू बी फिजिकली डिस्ट्रॉयड विद इन बिफोर 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एंड जब आपका पूरा बायबैक कंप्लीट हो जाता है विद इन 7 days आपको पूरा बायबैक कंप्लीट कर लेना है। हा, कितना इजी है, समझ में आ रहा है? एक बार वापस शांति से, अब यहाँ पे रेजोल्यूशन पास कर लिया, उसमें मैक्सिमम लिमिट बता दी, पब्लिक अनाउंसमेंट दे देंगे 2 दिन के अंदर, न्यूज़पेपर में दे दिया, सभी को बता दिया, उसके बाद सीधा बायबैक ओपन कर दो। हाँ, लेकिन उसके पहले एस्क्रो में जमा करा दो फ्लैट 25% टू बी मेंटेन 2.5% थ्रू आउट द बायबैक। द बायबैक विल रन फॉर मैक्सिमम 6 months। और जैसे ही पूरा आपका हो जाता है, आपको फिजिकली एक्सटिंग्विश करना है। फिजिकली एक्सटिंग्विश आप थ्रू आउट द बायबैक बीच बीच में भी कर रहे हो, क्योंकि एक मंथ में जो भी आपका बायबैक हो रहा है वो नेक्स्ट मंथ की 15 तक आपको फिजिकली एक्सटिंग्विश करना है। और जब पूरा बायबैक कंप्लीट हो जाता है आपका विद इन 7 days, जितना भी पेंडिंग है वो कंप्लीट कर दो। मंथ के बीच में हो गया तो अब नेक्स्ट मंथ की 15 तक रुको मत, जब बायबैक कंप्लीट हो गया 7 days में जितना भी पेंडिंग है उन सबको फिजिकली एक्सटिंग्विश कर दो। ब्यूटिफुल, नाउ इट इज लुकिंग कंपैरेटिवली इजी। अब लास्ट वाला आता है, दैट इज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू बायबैक थ्रू ओपन मार्केट, बायबैक इन ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग। अब ये थोड़ा दिमाग खराब कर देता है। इन्होंने क्या किया, बहुत मजे ले रहे हो क्या, बहुत आसान लग रहा है क्या आपको, रुक आपका दिमाग खराब कर देंगे। तो इन्होंने अननेसेसरी चीजों को कहीं पे भी लगा दिया है। देखते हैं इन्होंने शुरू कैसे किया। शुरू उन्होंने भी रेजोल्यूशन से किया, यू विल बी पासिंग रेजोल्यूशन, और यहां पर भी आप मैक्सिमम प्राइस स्पेसिफाई कर देंगे जिस पे आप बायबैक करने वाले हैं। फर्स्ट केस में फिक्स प्राइस होता है, सेकंड और थर्ड में बायबैक करते हैं, कंपनी को भी पता नहीं कि कितने बायबैक होगा, तो यहां पर शेयर होल्डर उनको एक लिमिट दे देते हैं या फिर बोर्ड उनको एक लिमिट दे देता है कि इसके अंदर आपका बायबैक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर दो। ये कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे मर्चेंट बैंकर अनिवार्य रूप से लगेगा। सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, फिर सीधा एस्क्रो में। अरे ये क्या बात हुई, एस्क्रो तो हम बायबैक ऑफर चालू होने के पहले करेंगे ना, नहीं, यहां पे एस्क्रो कर दिया बिफोर पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है साहब, कितना एस्क्रो, टेंडर ऑफर जितना, अप टू 100 crore का 25%, बैलेंस का 10%। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट देंगे, उसकी कॉपी सेबी को देंगे विद इन 2 days। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, अभी तक पब्लिक अनाउंसमेंट देते ही इमीडिएटली सेबी को कॉपी दे देते थे। यहां पे कह दिया कि पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, उसके 2 दिन के अंदर उसकी कॉपी देंगे सेबी को, और पब्लिक अनाउंसमेंट कब देना है, 7 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ बायबैक। अभी तक हमेशा पब्लिक अनाउंसमेंट कैसा होता था, रेजोल्यूशन से 2 दिन के अंदर। अभी तक पब्लिक अनाउंसमेंट कैसा होता था, रेजोल्यूशन से 2 दिन के अंदर। इन्होंने पूरा खेल ही खराब कर दिया। इन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट को लिंक कर दिया बायबैक के ओपनिंग से। तो इन्होंने कह दिया सबसे रेजोल्यूशन पास कर दो, जब करना है करो। उसके बाद में रेजोल्यूशन पास करने से मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करो, पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले एस्क्रो हो जाना चाहिए। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट कब देना है, बायबैक ओपन होने के 7 दिन पहले। ठीक है, फिर आपका ऑफर पीरियड कैसे चलेगा। अब आपका ऑफर पीरियड चालू हो रहा है, समझना अच्छे से। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। बिड्स शैल बी रिसीव्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अब बुक बिल्डिंग के अंदर होता क्या है, अगर आपको याद आ रहा है तो हम लोग ऐसा कह देते हैं कि हम बायबैक करना चाहते हैं, आप सब बिड करो। नाउ पीपल आर गोइंग टू बिड दैट एट व्हाट प्राइस दे वांट टू सेल देयर सिक्योरिटी एंड हाउ मेनी सिक्योरिटीज टू सेल। हमारे पास सबके बिड आ जाएंगे। अब वहां से हम सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। मुझे बताओ, हम हाईएस्ट प्राइस वाले को पहले सिलेक्ट करेंगे, लोएस्ट। आईसीडीआर में जब बायबैक करते थे तब हम हाईएस्ट को सिलेक्ट करते थे, बिकॉज वहां पे हमें शेयर्स बेचने थे, सेल करने थे। यहां पे कंपनी को शेयर्स बाय करने तो हम लोएस्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे। अरे ब्यूटीफुल, अरे आप लोग तूफान हो चुके हो। हम सबसे पहले बिड्स इनवाइट करेंगे। अब यहाँ पे सबके बिड्स आ गए, हम लोएस्ट को पहले सिलेक्ट कर लेंगे और ऐसे कर करके हम जाएंगे जब तक हमारे रिक्वेस्टेड शेयर्स कंप्लीट नहीं हो जाते। और जो वहां पे हाईएस्ट प्राइस आएगी दैट बिकम्स दी बायबैक का प्राइस, कट ऑफ प्राइस।
फिर वो कट ऑफ प्राइस पे हम सबका बायबैक कर लेते हैं। तो उसको लेके रूल क्या बोले, जो ऑफर पीरियड चलेगा, बिड्स शैल बी रिसीव्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। सारे बिड्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। तो बिड्स विल बी रिसीव्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। पूरे भारत में कम से कम कितने बिडिंग सेंटर होने चाहिए? 30। एंड एट ईच बिडिंग सेंटर यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड कंप्यूटर। एंड ये जो पीरियड चलेगा वो चलेगा मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज। अब ये ऑफर पीरियड जैसे ही आपका एंड होगा, उसके बाद में आप बैठोगे, यू विल बी कैलकुलेटिंग द कट ऑफ प्राइस। अरे याद है ना कितना मजा आता है, क्या करना है, सबके बिड्स देखेंगे, लोएस्ट वाले से हम सिलेक्ट करना शुरू करेंगे, हमें जितने शेयर्स बाय करने थे वहां तक जो शेयर्स आ जाएंगे, उनमें जो हाईएस्ट वाला है वो प्राइस को हम डिक्लेयर कर देंगे कट ऑफ प्राइस, और उस प्राइस पे हम सबका बायबैक कर लेंगे। फिर फिजिकली एक्सटिंग्विश करना है और डिस्ट्रॉय करना है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जब आपने सबको एक्सेप्ट किया था, ये 15 से 30 डेज में आपका ऑफर पीरियड क्लोज हुआ, आपने डिसाइड कर लिया, वहां से 15 दिन के अंदर आप सबके शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर लेंगे, एक्सटिंग्विश कर लेंगे। आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग? सुनना, ये दिमाग क्यों खराब कर देते हैं? क्योंकि इन्होंने दो चीजें बिगाड़ दी। इन्होंने, याद रखना, बुक बिल्डिंग के केस में एस्क्रो को ले गए हैं पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले, और पब्लिक अनाउंसमेंट को लिंक कर दिया है किससे? ऑफर पीरियड से, कि ऑफर पीरियड के 7 दिन पहले आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, और पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले आपको जमा करा देना है एस्क्रो में पैसा। तो इस कारण से इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट सुपर डिफिकल्ट। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, टाइमलाइन की तरह से हम टेंडर ऑफर वाला पढ़ते हैं, स्ट्रेट पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज वाला, और इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में बुक बिल्डिंग वाला। और कंसेप्चुअली तो हमें समझ में आता ही है, बट इस तरह से और आसान हो जाता है। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल हमने देखा था, वापस एक बार फटाफट से क्विक रिकैप कर दें, दैट विल बी ऑल। अच्छे समझो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने। यहाँ पर हमने पढ़ा कि लोगों से बिड मंगवा लेते हैं, तो लोगों ने बिड किया है, ए ने बिड किया है, he wants to sell 500 shares for 200 rupees, B wants to sell 1500 shares for 250 rupees, C wants to sell 2500 shares for 290 rupees, D wants to sell 600 shares for 210 rupees, E wants to sell 2500 shares for 180 rupees, F wants to sell 2000 shares for 178 rupees, G wants to sell 3200 shares for 260 rupees। तो हमने बिड इनवाइट की, इन लोगों ने बिड की है कि ये इतने इतने प्राइस के अंदर शेयर्स बेचने को रेडी है। हमें कितने शेयर्स बायबैक करने, ऊपर एग्जांपल में 5000। जब हमें 5000 शेयर्स बायबैक करने हैं, तो हम सबसे पहले लोएस्ट प्राइस में बाय करने की कोशिश करेंगे। लोएस्ट बिसाई 178 में एफ बेचने को रेडी है 2000 शेयर्स, इसको बुक कर लेते हैं, ये हमने एक एक्सेप्ट किया। फिर नेक्स्ट हमें 180 में ई बेचने को तैयार है 2500 शेयर्स, हमें 5000 शेयर्स खरीदने थे, 4500 हो गए, और ये नेक्स्ट प्राइस क्या है 200, 500 शेयर्स। ये तीन लोगों से हम शेयर्स बायबैक करेंगे, हमारी नीड भी सर्व हो जाएगी और हमें बेस्ट प्राइस भी मिल जाएगी। यस नो? यस। अब इसमें हम इन तीनों को क्या प्राइस ऑफर करेंगे? वी आर गोइंग टू ऑफर 200 विल बी द कट ऑफ प्राइस। 200 पे हम इन सबका बायबैक करेंगे, तभी तो सब लोग रेडी होंगे। अगर हम आईसीडीआर, आपको याद होगा, तो आईसीडीआर पे हम हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाते थे, कि सॉरी आईसीडीआर में जब हम शेयर्स इशू करते, यस, हम हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाते थे कि हाँ इतने में हम शेयर्स खरीदेंगे, इतने में हम शेयर्स इशू करेंगे, इतने में हम शेयर्स इशू करेंगे, इतने में हम शेयर्स इशू करेंगे। फिर जो लोएस्ट अमाउंट होता था उसको हम कट ऑफ करते थे, बिकॉज उसमें ही तो सब लोग शेयर्स खरीदने को रेडी होंगे। वी वॉन्टेड टू सेल देयर, हियर वी वॉन्ट टू बाय। तो कंसेप्ट सेम होता है, वही रिश्ता, वही सोच नहीं, तो कंसेप्ट इज गोइंग टू बी सेम, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेबिलिटी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस ये अच्छे से समझना है कि अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्टी है, बट अगर आप कंसेप्चुअली समझोगे इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी। और यहाँ पे कट ऑफ प्राइस आ जाएगी 200, एंड दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली नोन एज रिवर्स बुक बिल्डिंग। यहाँ पे आप रिवर्स बुक बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुक बिल्डिंग में आप शेयर्स को सेल करते हैं, रिवर्स बुक बिल्डिंग में आप शेयर्स को बाय करते हैं। आई होप यू आर ऑल विथ मी। चलो, नहीं, बस आपको थोड़ा सा और परेशान करूंगा। लेक्चर, द रिविजन ऑफ बुक बिल्डिंग इज ओवर, लेकिन आई गिव यू रिविजन ऑफ बायबैक इज ओवर। आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। आप मुझे बस कट ऑफ प्राइस कैलकुलेट करके बता दो और आप लोग भाग जाओ फिर, ठीक है? चलो, 100% फोकस यहाँ पर। नहीं, 100% फोकस स्क्रीन पे। यहां पे किसी की मदद मत लेना, अगर आप खुद से कैलकुलेट कर पा रहे हो मतलब आपको कंसेप्ट पता है, अदरवाइज आपको नहीं पता है। एक एग्जांपल लूंगा शेयर्स इशू करने का और एक बायबैक का। Don't do this. Don't do this.
नहीं, यस, थैंक यू। इधर कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स 5000 शेयर्स, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 5000 शेयर्स, ठीक है। अब ये बिड्स आइए, चलो नहीं, फोकस स्क्रीन पे। नहीं नहीं, 6200 कहां से कर रहे हैं? चलिए, फोकस या अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये क्या हुआ है, यहाँ पे कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स, कंपनी कह रही है कि शेयर्स इशू करेगी आईसीडीआर टाइप्स, और ये लोगों ने बिड किए कि इतने शेयर्स हम लेने को रेडी हैं इस प्राइस में देते हो तो ए कह रहा है कि अगर आप 540 में देते हैं तो मैं 3000 शेयर्स लेने को रेडी हूं। शांत मन से कैलकुलेट करो, कट ऑफ बोलने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करो। द सेकेंड केस इज विद रिस्पेक्ट टू कंपनी बाइंग बैक शेयर। तो मतलब ए कह रहा है कि वो 2000 शेयर्स बाय करने को रेडी है अगर कंपनी कितने में देगी, 260 में। ये दोनों केसेस हैं। फर्स्ट केस में 5000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, सेकंड केस में 5000 बाय बैक कर रहे हैं। आई वांट यू ऑल टू कैलकुलेट द कट ऑफ प्राइस एंड सिलेक्टेड इंडिविजुअल। आपको मुझे क्या क्या बताना होगा, मैं किससे पूछूंगा? एक तो कट ऑफ प्राइस कितनी आई है और कौन कौन लोग सिलेक्ट हुए, यहाँ पे भी कट ऑफ प्राइस क्या आई है और कौन कौन से लोग सिलेक्ट हुए। अगर आप ये बता पा रहे हैं तो यू अंडरस्टैंड बुक बिल्डिंग एज वेल एज रिवर्स बुक बिल्डिंग। दिस इज बुक बिल्डिंग, दिस इज रिवर्स बुक बिल्डिंग। टेक 2 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉर्टेड। कोई आसपास का देखने की कोशिश भी मत करना, मज़ा बिगड़ जाएगा। खुद से देखो।
आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या एरो? यस, वेरी गुड, समझना अच्छे से। यहां पे अगर हम रटना चाहें तो रट सकते हैं, बट लॉजिकली जाए आराम से। द कंपनी इज इशूइंग सिक्योरिटी इन द फर्स्ट केस, केस ए में कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है। मुझे बताओ, कोई कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है, वो क्या चाहेगी? उसको ज्यादा पैसे मिले, कम, ज्यादा। तो वो सिलेक्ट करते ना बड़े वाला, पहले हाईएस्ट कौन है? ई को सिलेक्ट किया। ई में कितने हो गए? 2000। ये भी ध्यान रखना है ना, हमें टोटल कितने शेयर्स सेल करने? 5000। 2000 हो गए। ई के बाद सी इज ऑफरिंग 580, ये हो गए 4000 शेयर्स हो चुके हैं। और उसके बाद में बी इज ऑफरिंग 560, तो हाईएस्ट वाले को पहले पिक किया, सेकंड, थर्ड, ये हो गए हमारे 5000 शेयर्स। तो वी हैव सिलेक्टेड बी, सी एंड ई बिकॉज दे वर द टॉप 3 बिडर्स। हमें जब शेयर बेचना है तो हम ज्यादा प्राइस में बेचने की कोशिश करेंगे ना। सो द टॉप 3 बिडर्स वर बी, सी एंड ई, दे हैव बीन सिलेक्टेड। अब सवाल ये आता है कट ऑफ प्राइस क्या रखना है? तो बस ये सोचो कौन सी प्राइस पे तीनों रेडी हो जाएंगे? दे विल बी रेडी एट 560 बिकॉज हम इनको बेच रहे हैं। सुना अच्छे से, E is ready to buy at 590, C is ready to buy at 580, B is ready to buy at 560. आप अगर 560 में बेचेंगे तो E भी हैप्पीली लेगा और C भी हैप्पीली लेगा। जिस चीज के लिए वो 590 देने को रेडी है, आप उसको 560 में बेचोगे, वो तो खुश है ना। जिस चीज के लिए वो 580 देने को रेडी है, 560 में खुश है। लेकिन अगर आप बोल दो कि मैं कट ऑफ रखना चाहता हूँ 590 को, तो फिर C ने तो क्या बोला था, वो कितने में खरीदने को रेडी है? 580। वो 590 में क्यों लेगा? ये बोल रहा है 560 में लेने को रेडी हूं, 590 में क्यों लेगा? तो कट ऑफ इज गोइंग टू बी 560। जब आप टॉप से जाते हैं, आप हाईएस्ट बिडर्स को पकड़ते हैं, तब उनमें से जो लोएस्ट बिड है वो बनती है कट ऑफ, वो बनती है कट ऑफ। और कट ऑफ का सिंपल लॉजिक भी ये है, जो लास्ट सिलेक्टेड होता है वही तो कट ऑफ होता है। अरे आपके कॉलेज में जब एडमिशन होते थे तब पहले 1992, फिर 88, 86 पे लास्ट एडमिशन दिया तो कट ऑफ 86 बोलते थे। तो जो लास्ट सिलेक्टेड होता है वो कट ऑफ होता है। तो आपने लास्ट सिलेक्ट तो 560 पे किया था ना बी को, ये हो जाएगा कट ऑफ, ये हो गया। सो कट ऑफ आई है 560 और बी, सी और ई आर द सिलेक्टेड पर्सन। बात समझ में आ रही है? सही जा रहा है? अब जाते हैं हम बायबैक के अंदर। अब यहां पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? कंपनी डज नॉट वांट टू सेल दिस टाइम, कंपनी वांट्स टू बाय। तो कंपनी कम में बाय करना चाहती है ज्यादा में? कम में। तो कंपनी यहां पे लोएस्ट ढूंढेगी, ये हुआ डी। तो यहां पे हमको 1500 शेयर्स मिल गए, 160 के बाद बी 190 मिल गया, फिर एफ, और हमारा काम भी हो गया। 2500, 1000, 1000 ये हमको मिल गए हमारे 5000 शेयर्स। तो सिलेक्टेड पीपल हो गए बी, डी और ई। लास्ट किसको? बी, डी और एफ। लास्ट किसको सिलेक्ट किया था? एफ को। तो एफ बन जाता है हमारा कट ऑफ प्राइस। तो कट ऑफ इज एफ, 195 is the cutoff and selected is B, D and F. So this is how you use book building as a mechanism. Book building can be used to sell something or to buy something. When you buy something, the concept is known as reverse book building. I hope you're all with me. That'll be all for this session. Thank you so much for your nice patience. Bye-bye.